तो आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करेंगे उसका नाम है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली ये जब हम सेल्यूलर जंक्शंस पढ़ते हैं तो उन जंक्शंस को बनाने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है उन्हीं को सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप के जंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स। तो इन सारे जंक्शंस को फॉर्म करने में जो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं दे आर कॉल्ड एज सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। देखिए, जंक्शंस का मेन काम क्या होता है, जैसे ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये है सेल नंबर 1 एंड दिस इज सेल नंबर 2। इन दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो या एक दूसरे में पैसेज प्रोवाइड करने के लिए, पैसेज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक मटेरियल इस सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो सके। इन सारी चीज़ों के लिए हर सेल के मेम्ब्रेन्स जहाँ पे कनेक्ट होती हैं वहाँ पे कुछ जंक्शंस का फॉर्मेशन होता है एंड फॉर दोज जंक्शंस द रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स आर नोन एज सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। तो चलिए इसके बारे में हम पॉइंट वाइज ज़रा सा पढ़ते हैं। तो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है, दे आर अ सबसेट ऑफ सेल सरफेस प्रोटीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन बाइंडिंग ऑफ सेल। मतलब ये सेल की बाइंडिंग में इस्तेमाल होते हैं, दो सेल्स को आपस में जोड़ते हैं या सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या ECM से जोड़ते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल एडिशन। तो हो सकता है कि ये दो सेल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हों, या ये भी कंडीशन हो सकती है कि कोई एक पर्टिकुलर सेल, ये सपोज करिए, ये अपने बेस पे जो मैट्रिक्स अंडरलाई कर रहा है, इस मैट्रिक्स से कनेक्ट हो रही हो। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो सेल्स ही आपस में कनेक्ट हो रही होंगी, सेल को अपने मैट्रिक्स पे भी कनेक्ट होना बहुत जरूरी है टू मेक इट स्टेबल इन इट्स पोजीशन। तो मैट्रिक्स से जो कनेक्टिविटी हो रही है सेल की, उसके लिए भी ये सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सेल के बीच में और सेल और मैट्रिक्स के बीच में जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ दीज कैम्स या सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि कैम जो है बेसिकली क्या करते हैं, दे हेल्प सेल्स स्टिक टू ईच अदर। सेल्स को आपस में जोड़ने में मदद करते हैं या फिर सेल को अपने सराउंडिंग से जोड़ने में मदद करते हैं। यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स की बात बताई आपको। कैम्स आर क्रूशियल कंपोनेंट्स इन मेंटेनिंग टिश्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जाहिर सी बात है, जब सेल्स अपने प्रॉपर प्लेस पे अडेयर्ड रहेंगी तभी वो टिश्यूज के फॉर्म में ग्रो कर पाएंगी और फिर टिश्यू अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। इन फुली डेवलप्ड एनिमल्स दीज मॉलिक्यूल्स प्ले एन इंटीग्रल रोल इन जनरेटिंग फोर्स एंड मूवमेंट एंड कंसिक्वेंटली ensuring that organs are able to execute their functions normally। जाहिर सी बात है, जहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन वाली कंडीशन आती है वहां पे भी टिश्यूज को और सेल्स को एक जगह पे स्थापित रखने में इन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सपोज करिए कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या बहुत तेज रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो इस सब में क्या है, फोर्स जनरेट हो रहा है, फोर्स के साथ साथ मूवमेंट भी जनरेट हो रही है। तो इसके दौरान टिश्यूज अपनी जगह से इधर उधर ना हो जाएं, तो इसके लिए ये कैम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार क्या होता है, एक्सरसाइज करते समय या दौड़ते समय, खेलते समय इंजरी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, मसल्स वगैरह जो है अपनी जगह से हट जाती हैं, तो वहां पे फिर दिक्कत आती है, उसको रिपेयर होने में टाइम लगता है। लेकिन अप टू दैट स्टेज जो कैम्स हैं वो सारा बियर करते हैं, सारा स्ट्रेस वगैरह। इन एडिशन टू सर्विंग एज मॉलिकुलर ग्लू, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैम्स को मॉलिकुलर ग्लू कहते हैं क्योंकि ये सेल्स को चिपकाने के काम में आती हैं। कैम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन द सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड एपोप्टोसिस। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे सेल्स अपना संख्या बढ़ा रही है, सेल पहले 1 थी, अब ये 2 हो गई, अब उसके बाद 2 से 4 हो गई, फिर बाद में पता चला इसको कि यहाँ पे जो है वो टिश्यू की लिमिट है, अब इससे ज्यादा ये सेल ग्रो नहीं करेगी, यानी कि इस टिश्यू के अंदर सेल्स की संख्या जो है वो मैक्सिमम पहुंच गई है।
तो एक दूसरे से टच होके इनके जो सेल डिवीजन है वो इनहिबिट हो जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, मतलब कांटेक्ट पहचानती है, जान जाती है कि जगह कम है, अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन की, ये प्रॉपर्टी लूज हो जाती है जब सेल कैंसरस हो जाती है, फिर वो कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं शो करती है। कैंसरस सेल्स डू नॉट शो कांटेक्ट इनहिबिशन। तो उससे क्या होता है कि वो कैंसरस सेल्स फिर जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती हैं, इधर बढ़ती जाएंगी ऊपर, पूरा एक इस तरह से वो एक पूरा लंप या मास ऑफ सेल बना लेंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्यूमर कहेंगे। तो कांटेक्ट इनहिबिशन इज वेरी fundamental and important property for the cells and tissues to behave and function normally. एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसके बारे में डिटेल्ड लेक्चर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दे चुके हैं। Aberrant expression of CAMs may result in a wide range of pathologies ranging from frostbite to cancer. Frostbite का मतलब कि जब बहुत इसको हम ऐसे कह सकते हैं, डैमेज ऑफ टिश्यूज ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है सेल्स जो है वो टिश्यूज के वो डैमेज होने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉस्टबाइट। और साथ में कैंसर, मतलब अगर कैम्स का एबरेंट एक्सप्रेशन होने लगेगा, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन होने लगेगा या बहुत कम एक्सप्रेशन होने लगेगा, तो उस कंडीशन में फ्रॉस्ट बाइट टाइप की सिचुएशन हो सकती है या कैंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे कांटेक्ट इनहिबिशन को अगर ये प्रिवेंट कर दिया जाए तो फिर ट्यूमर की ग्रोथ हो जाएगी। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में देखिए, कैम्स आर टिपिकली सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स and are composed of 3 conserved domains. सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, और क्रॉस कितनी बार करेगी ये, सिर्फ एक बार, तो लाइक दिस। तो इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर होगा, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ कैम, है ना, सिंगल पास, एक बार। अच्छा, यहीं पे अगर हम दूसरे रिसेप्टर्स का एग्जांपल ले लें, जैसे एक रिसेप्टर होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं GPCR, यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसमें क्या होता है कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करता है, मतलब ये गोज लाइक दिस 1 2 3 4 5 7 6 एंड 7। तो इस तरह से ये इसका बाहर वाला डोमेन हो गया और ये इंट्रा सेल्यूलर डोमेन हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं मल्टी पास रिसेप्टर। तो मल्टी पास रिसेप्टर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, GPCR, और सिंगल पास रिसेप्टर का एग्जांपल हो जाएंगे हमारे कैम मॉलिक्यूल CAM। तो ये एक बार सिर्फ पास हो रहा है। अब इसमें 3 कंजर्व डोमेन्स हैं। एक है इंट्रासेल्यूलर डोमेन दैट इंटरैक्ट्स विद द साइटोस्केलेटन। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये इंट्रासेल्यूलर डोमेन है, ठीक। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो इसका है वो ये है, दिस इज द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। और इसका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन है वो जाहिर सी बात है सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो दिस विल बी द एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, ठीक। तो ये सारे डोमेन्स जो है मिलके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक कैम मॉलिक्यूल को। नाउ दीज प्रोटीन्स कैन इंटरैक्ट इन सेवरल डिफरेंट वेज। फर्स्ट मेथड, यानी ये प्रोटीन कई अलग अलग तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। पहला तरीका क्या होता है, थ्रू होमोफिलिक बाइंडिंग। होमोफिलिक में क्या होता है कि एक कैम अपने ही जैसे दूसरे कैम से बाइंड कर जाता है। अभी डायग्राम में आपको समझ में आएगा। तो अगर सेम कैम्स आपस में बाइंड कर रहे हैं तो उसको होमोफिलिक बाइंडिंग कहेंगे। और हेटेरोफिलिक बाइंडिंग का मतलब क्या हो गया कि एक कैम किसी डिफरेंट कैम ऑफ अनदर सेल से बाइंड करता है, यानी कि यहाँ पे कैम्स जो है वो बदल जाते हैं, अलग अलग होते हैं जो आपस में बाइंड करते हैं, और उसको हम हेटेरोफिलिक बाइंडिंग कहते हैं। अब बात करते हैं फैमिलीज ऑफ कैम्स की।
तो यहाँ पे 4 मेजर सुपर फैमिलीज हैं या ग्रुप्स हैं कैम्स के। पहला ग्रुप जो है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, दूसरा है कैडहेरिन्स का, तीसरा है इंटेग्रिन्स का, और चौथी सुपर फैमिली जो है वो सी टाइप ऑफ लेक्टिन लाइक डोमेन प्रोटीन्स या CTLD शॉर्ट में इसको कहते हैं। कभी कभी जो है प्रोटियोग्लाइकेंस को भी क्लास ऑफ कैम कंसीडर कर लिया जाता है। प्रोटियोग्लाइकेंस मतलब कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के संयोजन से जब बनते हैं तो। Now, one classification system involves the distinction between calcium independent CAMs and calcium dependent CAMs. तो यानी कि जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से एक ग्रुप ऐसे मॉलिक्यूल्स का है जो कैल्शियम पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, और दूसरा ग्रुप है जो कैल्शियम पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि इंटेग्रिन्स और IG सुपर फैमिली के जो कैम्स हैं दे डू नॉट डिपेंड ऑन कैल्शियम, जबकि कैडहेरिन्स और सेलेक्टिन्स ये जो है कैल्शियम पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा जो इंटेग्रिन्स होते हैं वो सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि दूसरी कैम फैमिलीज जो होती है वो सेल सेल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। यानी सेल को सेल से जोड़ने के लिए दूसरे कैम्स हैं और सेल को मैट्रिक्स से जोड़ने के लिए इंटेग्रिन्स इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे मेजर फैमिलीज का अगर हम डायग्रामेटिक व्यू देख लें तो उसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा और क्लियरली। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, लेट्स जूम आउट। तो इसमें अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें इसको, हम थोड़ा सा और यस, तो यहां पे देखिए ये चारों मेनली फैमिली दिखाई गई हैं। कैडहेरिन्स हो गई। अब यहां पे देखिए कैडहेरिन का स्ट्रक्चर इस तरह से, एक कैडहेरिन मॉलिक्यूल ये है और दूसरा कैडहेरिन मॉलिक्यूल ये है, यानी कि ये मेम्ब्रेन दूसरे सेल की, दूसरे सेल की मेम्ब्रेन है। अब ये दोनों आपस में बाइंड कर रहे हैं, चूंकि दोनों एक जैसे हैं इसीलिए इसको हम होमोफिलिक इंटरेक्शन कहेंगे। अच्छा, कैडहेरिन में कैल्शियम बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होती है, देखिए ये येलो कलर में दिखाई गई है कैल्शियम बाइंडिंग, यानी कि कैल्शियम पे डिपेंडेंट होते हैं ये। इसी तरह से IG सुपर फैमिली के जो कैम है इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें IG का मतलब क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वाई शेप जो स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडीज का, लाइक दिस एंड दिस, तो ये जो है हैवी चेन होती है, ये लाइट चेन होती है। तो इस तरह का ये क्या है, दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन या IG मॉलिक्यूल है, तो इसी से सिमिलैरिटी शो करते हैं ये IG सुपर फैमिली वाले कैम्स। तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, इसमें IG डोमेन्स होते हैं और जो डायरेक्ट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है वो टाइप 3 फाइब्रोनेक्टिन रिपीट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है और इधर भी वही दिख रहा है। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम है, इसीलिए ये भी होमोफिलिक इंटरेक्शन का पार्ट है। फिर तीसरे हैं म्यूसिन लाइक कैम्स। तो म्यूसिन लाइक कैम्स का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, म्यूसिन लाइक है इसलिए जाहिर सी बात है इसमें कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन भी होगा। और दूसरी तरफ कौन सा है, सेलेक्टिन है, उसमें से भी पी सेलेक्टिन। अभी पी सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन, ये सब क्या है अभी हम देखेंगे। ये सेलेक्टिन मॉलिक्यूल्स जो होता है इसमें एक लेक्टिन डोमेन प्रेजेंट होता है जो कि इंटरैक्ट करता है दूसरे कैम से। अब यहाँ पे चूंकि ये कैम मॉलिक्यूल अलग तरीके का है, ये अलग तरीके का है, इसलिए इसको हेटेरोफिलिक इंटरैक्शन कहेंगे। सिमिलरली इंटेग्रिन वाला जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे फाइब्रोनेक्टिन मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कर रहा है, तो ये इतना पोर्शन जो है वो इंटेग्रिन का है, दिस मच इज इंटीग्रिन, और इतना वाला जो पोर्शन है ये है फाइब्रोनेक्टिन का। तो अलग अलग टाइप के कैम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज आल्सो हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन। अब कैल्शियम इंडिपेंडेंट वालों की अगर हम बात करें तो कैल्शियम इंडिपेंडेंट जो है वो IGSF है, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली वाले कैम्स जो हैं they are regarded as most diverse super family of CAMs। ये इंपॉर्टेंट बात है। and this family is characterized by their extracellular domains containing IG like domains। अभी हमने ऊपर दिखाया आपको, ये सेल के बाहर वाला हिस्सा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये मेम्ब्रेन है। जैसे इसको यहाँ पे अगर हम इंडिकेट कर दें ताकि कंफ्यूजन ना रहे, दिस इज, एक सेकेंड, दिस इज मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये भी है दिस, एंड दिस इज ऑल्सो सेल मेम्ब्रेन।
तो इसको हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन 1 और इसको सेल मेम्ब्रेन 2 कह सकते हैं। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है? दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन। तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअली में बाइंडिंग कैसे हो रही है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स है इसमें आईजी लाइक डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे आईजी डोमेन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन्स। सिमिलरली आईजी डोमेन्स आर देन फॉलोड बाय फाइब्रोनेक्टिन टाइप सी डोमेन, ऊपर हमने दिखाया डायग्राम में। और दिस फैमिली इज इन्वॉल्व इन बोथ होमोफिलिक एंड हेट्रोफिलिक बाइंडिंग, क्योंकि ये अपने जैसे कैम्प से भी बाइंड कर सकती है और दूसरे तरीके के कैम्प से भी बाइंड कर सकते हैं। अब कैल्शियम डिपेंडेंट में हम अगर आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास है इंटेग्रिन। इंटेग्रिन जो है वो भी बहुत बड़ा क्लास है रिसेप्टर्स का, और ये सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के इंटरेक्शन को मीडिएट करता है। तो जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कोलेजन होता है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रोनेक्टिन, वाइट्रोनेक्टिन, मतलब एग वगैरह में पाए जाते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो मिलके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं जिससे सेल इंटेग्रिन के माध्यम से अटैच होती है। इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दें। यस, नाउ integrins provide essential links between the extracellular environment and the intracellular signaling pathway which can play roles in cell behaviors। यानी कि integrins जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से सेल को जोड़ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि बाहर क्या चल रहा है उस चीज का असर डायरेक्ट सेल पे हो सकता है, यानी कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज उससे अफेक्ट हो सकते हैं। और सेल के तमाम ऐसे प्रोसेसेस हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ, डिफरेंशिएशन मतलब सेल का किसी एक विशेष प्रकार में तब्दील हो जाना, देन सेल सर्वाइवल एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटेग्रिन की वजह से अफेक्ट हो रही हैं। इंटेग्रिन्स कैसे होते हैं? दे आर हेट्रोडाइमेरिक एज दे कंसिस्ट ऑफ एन अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इंटेग्रिन का यहाँ पे डायग्राम ये बना हुआ है, इसमें एक अल्फा सब यूनिट है और एक बीटा सब यूनिट है। यहाँ पे अल्फा 3 और बीटा 1 लिखा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे अल्फा टाइप्स होते हैं और बहुत सारे बीटा टाइप्स होते हैं। ये दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपस में अटैच होके एक इंटेग्रिन मॉलिक्यूल तैयार कर देते हैं। तो जैसे नीचे अगर हम आए इसके टाइप्स देखना चाहें तो देयर आर करेंटली 18 अल्फा सब यूनिट्स एंड 8 बीटा सब यूनिट्स। तो 18 टाइप के अल्फा सब यूनिट्स हैं और 8 टाइप के बीटा सब यूनिट्स हैं, जो कि एक दूसरे से अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़ के लगभग 24 अलग अलग इंटेग्रिन मॉलिक्यूल्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद ये सारे पॉइंट्स जो डायग्राम में दिए हैं उसी को यहाँ पे एग्जैजरेट किया गया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम होता है वो क्या करता है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटेग्रिन इनसाइड आउट एक्टिवेशन। यानी इंटेग्रिन जो होती है वो इंटेग्रिन मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर की तरफ एक्टिवेट करने के लिए, या यूं कहें कि बाहर से जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसको अपने से बाइंड करने के लिए ये कैल्शियम पे डिपेंड रहता है। और वो कैल्शियम कहां से सप्लाई होता है? सेल के अंदर से सप्लाई होता है। However, extra calcium binding may exert different effects depending on the type of integrin and the cation concentration। बाहर से अगर कैल्शियम आ रहा है और बाइंड कर रहा है तो उसका एक अलग असर आएगा इंटेग्रिन मॉलिक्यूल्स पे। अब देखिए होता क्या है बेसिकली कि जैसे एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स का एग्जांपल हम देखें तो इसमें क्या होता है कि जो थ्रोम्बिन या कोलेजन होते हैं, ये जाहिर सी बात है ये कहाँ के पार्ट हैं? दे आर पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये ट्रिगर कर देते हैं इंटेग्रिन को इसके हाई एफिनिटी स्टेट में, जिसकी वजह से फाइब्रिनोजेन की बाइंडिंग जो है वो बढ़ जाती है और प्लेटलेट्स जो है वो झुंड बना के इकट्ठा हो जाते हैं। और ये कब होता है? ये इन जनरल तब होता है जब चोट वगैरह लग जाती है और ब्लड की क्लॉटिंग करानी हो तब। अगला जो टाइप ऑफ कैम है हमारे पास वो है कैडहेरिन। कैडहेरिन क्या होते हैं? दे आर होमोफिलिक कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो हम पहले ही देख चुके हैं। जो क्लासिक कैडहेरिन्स होते हैं दे आर कंसंट्रेटेड एट द इंटरमीडिएट सेल जंक्शंस, ये सेल जंक्शंस हम देख चुके हैं, विच लिंक टू द एक्टिन फिलामेंट नेटवर्क थ्रू स्पेसिफिक लिंकिंग प्रोटीन्स कॉल्ड
कैटेनिन्स। तो ये कैटेनिन प्रोटीन बेसिकली क्या करते हैं, इन कैडहेरिन्स को एक्टिन फिलामेंट से जोड़ते हैं, और ये एक्टिन फिलामेंट कहाँ प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट सेल जंक्शन में। सेल जंक्शन एक बार रिवाइज करने के बाद इसको फिर से पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। कैडहेरिन्स आर नोटेबल इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा हो तो उस समय कैडहेरिन का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैडहेरिन्स आर क्रूशियल इन गैस्ट्रुलेशन, यानी कि जो जर्म लेयर्स हैं उसके फॉर्मेशन के दौरान। मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं, इनके फॉर्मेशन के दौरान कैडहेरिन्स का एक्सप्रेशन बहुत क्रूशियल होता है। कैडहेरिन्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बनाने में भी कैडहेरिन्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। The distinct temporal and spatial localization of cadherins implicates these molecules as major players in the process of synaptic stabilization. देखिए, अब नर्वस सिस्टम की बात है, यहाँ पे आपको पता होगा, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ये जो साइनेप्स का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, ये प्री साइनेप्टिक नॉब है और ये पोस्ट साइनेप्टिक नॉब है, इस साइनेप्स के स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज रखने के लिए भी कैडहेरिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो साइनेप्टिक स्टेबिलाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, ईच कैडहेरिन एग्जिबिट्स ए यूनिक पैटर्न ऑफ टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज केयरफुली कंट्रोल्ड बाय कैल्शियम। मतलब क्या हो गया कि अलग अलग टाइप के टिश्यू के लिए अलग अलग टाइप की थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन कैडहेरिन में हो जाता है, और वो डिटरमाइन कौन करता है, लेवल ऑफ कैल्शियम, कितना कैल्शियम है। तो डाइवर्स फैमिली जो है कैडहेरिन की, उसमें क्या क्या है, एपिथेलियल या ई कैडहेरिन्स, ये एपिथेलियम में पाई जाती हैं। प्लेसेंटल या पी कैडहेरिन्स, न्यूरल एन कैडहेरिन्स, रेटिनल आर कैडहेरिन्स, ब्रेन बी कैडहेरिन या टी कैडहेरिन कहते हैं, और मसल्स में एम कैडहेरिन। यानी कि अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज के लिए अलग अलग टाइप की थोड़ी सी कैडहेरिन होती है। मेनी सेल टाइप एक्सप्रेस कॉम्बिनेशंस ऑफ कैडहेरिन टाइप्स। तो कई सेल्स में हो सकता है एक से ज्यादा टाइप की कैडहेरिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। द एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन हैज मेजर रिपीट्स कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर कैडहेरिन डोमेन्स। सीक्वेंस इन्वॉल्व इन कैल्शियम बाइंडिंग बिटवीन ईसीडीज आर नेसेसरी फॉर सेल एडिशन। जाहिर सी बात है, काम ही इसका ये है। तो कैल्शियम से जब बाइंड करेगा तभी ये कैडहेरिन मॉलिक्यूल सेल्स को आपस में जोड़ने का काम कर पाएगा। अब बात करते हैं हम सेलेक्टिन्स की। तो सेलेक्टिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिन्स आर फैमिली ऑफ हेट्रोफिलिक होते हैं, यानी कि दूसरे टाइप के कैम्प से जुड़ते हैं। एंड दैट आर डिपेंडेंट ऑन फ्यूकोसाइलेटेड कार्बोहाइड्रेट्स। फ्यूकोसाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फ्यूकोज। फ्यूकोज क्या होता है, फ्यूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका अगर एडिशन हो रहा है तो उसको फ्यूकोसाइलेशन कहते हैं। बेसिकली फ्यूकोसाइलेशन इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। जैसे म्यूसिन, ठीक है ना, तो म्यूसिन में फ्यूकोज ऐड कर दिया, तब ये म्यूसिन जो है वो बाइंडिंग के लिए तैयार हो जाती है, यानी सेल्स को बाइंड कराने के लिए तैयार हो जाती है। जो 3 फैमिली मेंबर्स हैं सेलेक्टिन के, वो हैं ई सेलेक्टिन, एंडोथीलियल। एंडोथीलियल मतलब ये सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, इन ब्लड वेसल्स। एंडोथेलियल लाइनिंग जो होती है ब्लड वेसल्स की। देन एल सेलेक्टिन है जो कि ल्यूकोसाइट में पाई जाती है, और पी सेलेक्टिन प्लेटलेट्स में। तो बेसिकली हम देख रहे हैं सेलेक्टिन्स का काम जो है वो ब्लड में ही है, ब्लड सेल्स में भी है। द बेस्ट कैरेक्टराइज लिगैंड, यानी जिससे ये सेलेक्टिन्स बाइंड करते हैं, फॉर 3 सेलेक्टिन्स इज पी सेलेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन लिगैंड 1, या इसको PSGL1 कहते हैं। ये क्या है, ये लिगैंड है जिससे ये सेलेक्टिन्स बाइंड करेंगे जाके। which is a mucin type glycoprotein expressed on all white blood cells। तो ये एक म्यूसिन टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है, कौन, PSGL1, जो कि सभी WBCs पे एक्सप्रेस होता है। Selectins have been implicated in several roles, but they are especially important in the immune system by helping white blood cell homing and trafficking। Homing का मतलब ये होता है कि attachment of WBCs to specific tissue। जब सर्कुलेशन से बाहर निकल जाती है WBC और टिश्यू में पहुंच जाती है, तो उन टिश्यूज से, और स्पेशली स्पेसिफिक टिश्यू में कौन से टिश्यूज आएंगे, लिम्फॉइड टिश्यूज। तो वहां पे जाके ये WBCs जो है वो फिक्स हो जाती हैं और इंतजार करती हैं कि बाहर से कोई पैथोजन वगैरह आए तो उससे निपटा जाए। तो इसको कहते हैं WBC होमिंग या ल्यूकोसाइट होमिंग। तो होमिंग और ट्रैफिकिंग यानी कि ब्लड में जब सर्कुलेट हो रही हो तो उस दौरान भी इन सेलेक्टिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि फिर से एक कंपैरिजन चार्ट जो है वो हमने बना दिया है, यहाँ पे दिखाया है आपको। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है कैडहेरिन्स हैं, आईजी सुपर फैमिली कैंप्स हैं, म्यूसिन लाइक कैंप्स हैं और इंटेग्रिन्स हैं, और इनके सारे आप मेंबर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंटरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, रेगुलेशन, और इसका रिलेशन क्या है कैंसर से, एंड एक्सपेरिमेंटल टारगेटिंग स्ट्रेटजी। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स का वो कंप्लीट होता है।